नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। मेरे YouTube चैनल पर आप सब दोस्तों का स्वागत है। और आप पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। एक बार बड़े जोश के साथ बोल दीजिए कि हम मस्त हैं और बिल्कुल तैयार हैं। आपने बोल दिया है, मैंने मान लिया है। और आज अपन जो अध्याय करने जा रहे हैं इस ऑडियो सीरीज़ के अंदर, कक्षा 12 का अध्याय 3, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व जो है, हमने अध्याय 1 और 2 के ऑडियो जो हैं वो आपने भी नोट्स बना लिए होंगे। और आप अध्याय अगर सीधा तीसरा अध्याय अभी देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन लाल रंग का दबा दीजिए, फिर घंटी का बटन दबा दीजिए, और ताकि ये जल्दी हम एनसीईआरटी अगले 1-2 माह में कंप्लीट करें और फिर इसको अध्ययन की और गहराई में हम जाएं। और कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं वो अगले 2 या 3 माह में जब इनका ये पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद उनके लिए क्या रहेगा कि बार बार उसका अभ्यास करना, प्रश्न लिखना, प्रश्नों को और बेहतर कैसे लिखें। इसीलिए कक्षा 12 के विद्यार्थी भी सक्रिय होंगे और नेट जेआरएफ स्कूल लेक्चरर पीजीटी के विद्यार्थी भी इसके लिए पूरी तरह तैयार होंगे, मैं ये मान रहा हूँ। और शुरू करते हैं टॉपिक। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। हमने एक चीज़ देखी थी बच्चों कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो उससे पहले ही अमेरिका का तो लक्ष्य यही तो था कि किस प्रकार से दुनिया के अंदर अपनी चौधराहट को स्थापित किया जाए और अपनी चौधराहट को, अपने वर्चस्व को, अपने के एकमात्र महाशक्ति स्थापित किया जाए। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, अमेरिका के लिए ये मौका मिल गया कि अब दुनिया के खेल के मैदान में केवल एक मात्र महाशक्ति वही बची है। अब हम आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक क्या है कि समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व जो है उसमें इस अध्याय के अंदर अपन क्या क्या करने जा रहे हैं वो एक बार अपन देख लेते हैं। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन अध्याय के अंदर। एक तो समकालीन विश्व में वर्चस्व और हेजेमनी है क्या, प्राधान्य क्या है, नई विश्व व्यवस्था क्या है और उसका अमेरिका से क्या संबंध है, विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व जो है वो किस किस प्रकार स्थापित हुआ, कौन कौन से भाग है जिनके अंदर अमेरिकी वर्चस्व है, और हम करेंगे अमेरिकी वर्चस्व को चुनौतियां कहाँ कहाँ से मिल रही है, विश्व के अंदर उनको वर्तमान में चैलेंज कौन कौन कर रहा है, ये भी हम करने वाले हैं। अमेरिकी वर्चस्व व आंतरिक बाधाएं, यानी अमेरिकी जो वर्चस्व व चौधराहट है उसकी, उसमें देश के अंदर से ही, वहाँ से अमेरिका से क्या क्या बाधाएं जो है उनके सामने आ रही है, ये भी अपन करने वाले हैं। भारत अमेरिकी संबंध जो है उनमें किस प्रकार की मधुरता है, शीत युद्ध के दौरान कैसे संबंध थे, उसके बाद वर्तमान में कैसे हैं, वो उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर भी हम अध्याय 3 के जो वीडियो हैं, ऑडियो वीडियो, इनके अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आप सब बिल्कुल तैयार होंगे, अपन स्टार्ट करते हैं। वर्चस्व यानी हेजेमनी क्या है। सबसे पहले इस वर्चस्व शब्द को ही हम समझते हैं कि ये वर्चस्व है क्या। अब देखिए, वर्चस्व जो है ना, ये शब्द का साधारण अर्थ तो यही है कि किसी के ऊपर अपने व्यवहार के अनुकूल किसी के ऊपर अपनी दादागिरी स्थापित कर देना, अपनी चौधराहट स्थापित कर देना, ये क्या है, वर्चस्व है। अपनी शक्ति का दूसरों से अपने अनुकूल किसी दूसरे राष्ट्र से व्यवहार करवाना या किसी व्यक्ति से व्यवहार करवाना, ये होता है व्यक्तिगत वर्चस्व। या अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व क्या है। तो समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व जो है उसके लिए हमें थोड़ी सी जो है इसकी भूमिका में जाना होगा कि सोवियत संघ का विघटन के बाद किस किस प्रकार से ये शुरुआत हुई अमेरिका की, कि किस प्रकार दुनिया के अंदर अपनी दादागिरी स्थापित करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन जानते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व जो है विश्व राजनीति में, सामान्य अर्थ इसका हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में पूरी दुनिया के अंदर एक शक्ति का ऐसा केंद्र हो, पूरी दुनिया के अंदर कोई एक देश ऐसा हो जो कहता है कि भाई पूरी दुनिया के अंदर केवल और केवल मेरी ही शक्ति और सत्ता के आदेशों का पालन होगा और सर्वमान्य रूप से मुझे स्वीकार किया जाएगा, मेरी दादागिरी को स्वीकार किया जाएगा। ये होता है वर्चस्व, यानी इसकी चौधराहट है कि पूरे के पूरे गांव के अंदर, इस दुनिया को अपने गांव मान लें तो उसके अंदर हर क्षेत्र के अंदर मेरा ही बोलबाला हो, यही होता है वर्चस्व। ये इसका वर्चस्व है। अब जो अपने को इसको क्वेश्चन के अंदर आंसर लिखने की बात आ जाए तो उसमें अपने को क्या लिखना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था विश्व राजनीति में शक्ति केंद्र एक हो, या विश्व राजनीति में शक्ति का केंद्र जब एक हो तो उसको क्या कहा जाता है,
वर्चस्व कहा जाता है। अब ये तो वर्चस्व ना आप दुनिया का अपन देख रहे हैं कि दुनिया में इस वर्चस्व का क्या है, लेकिन ये वर्चस्व भले दुनिया का हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हो, चाहे व्यक्ति का हो, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका क्या स्थापित हो, वर्चस्व स्थापित हो, उसका वर्चस्व होना चाहिए, उसका बोलबाला होना चाहिए, सब जगह उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। ये हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है, तो उन्हीं व्यक्तियों से तो राष्ट्र बने हैं, देश बने हैं। तो अमेरिका भी यही चाहता था। तो वर्चस्व हुआ कि या हेजेमनी भी शब्द को बोल देते हैं, या प्राधान्य भी बोल देते हैं, यानी अपने अनुसार दूसरे को व्यवहार करने के लिए क्या कर देना, मजबूर कर देना, कि वो अपने जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा का वैसा सोचे, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा का वैसा करे। ये वर्चस्व है। अब इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका को जो खुला मैदान मिला वो कब मिला, उसके ऊपर अपन थोड़ी सी 2 मिनट की चर्चा करते हैं। इससे पहले अपने को एक चीज़ और जाननी होगी कि नई विश्व व्यवस्था जो है, नई विश्व व्यवस्था जो है ये क्या है। नई विश्व व्यवस्था, इस शब्द का भी बार बार प्रयोग किया जाता है कि नई विश्व व्यवस्था क्या है। तो नई विश्व व्यवस्था के अंदर क्या है कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो उसके बाद दुनिया के अंदर एक ध्रुवीय विश्व रह गया था, यानी दुनिया के अंदर एकमात्र जो शक्ति थी वो अमेरिका रह गई थी। अब ये अमेरिका जब एकमात्र शक्ति रह गई तो इसकी सैन्य शक्ति और आर्थिक रूप से भी ये क्या था, ताकतवर था ही पहले से ही अमेरिका। तो अब क्या हुआ कि ये ताकतवर था तो इसने सोचा कि अब सोवियत संघ ही मुझे एकमात्र था जो चुनौती दे रहा था, और उसका क्या हो गया है, अब विघटन हो गया तो वो कमज़ोर हो गया है। तो अब दुनिया के अंदर एकमात्र चौधरी कौन रह जाएगा, मैं ही रह जाऊंगा, ये अमेरिका का कहना था। तो उसने क्या किया, दुनिया के अंदर कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिससे वो साबित कर सके कि भाई अब दुनिया के अंदर एकमात्र चौधरी है, दुनिया के अंदर एकमात्र दादा है तो वो अमेरिका है। क्योंकि जब तक आप साबित नहीं करोगे कि आपको कैसे स्वीकार किया जाए कि आप गाँव के सरपंच हो, तो उसने साबित करने के लिए बहुत सी घटनाएं की, बहुत से देशों के ऊपर आक्रमण किया, अपनी शक्ति का एहसास करवाया। तो एक ध्रुवीय विश्व स्थापित करने के लिए उसने ये सब प्रयास किए। अब क्या है, नई विश्व व्यवस्था किसे कहते हैं, हम ये जान रहे थे। तो नई विश्व व्यवस्था वो है जिसके अंदर सोवियत संघ का विघटन के बाद अमेरिका ने दुनिया के अंदर अपने आप को सैन्य ताकत के रूप में और आर्थिक ताकत के रूप में साबित करने के लिए जो अमेरिका ने प्रयास किया, वो सारी की सारी व्यवस्था को क्या नाम दिया गया, नई विश्व व्यवस्था। ये जॉर्ज बुश, जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जॉर्ज बुश सीनियर जो थे, उन्होंने ये नाम दिया था कि ये नई विश्व व्यवस्था है भाई, इसके अंदर एकमात्र दादा हम हैं और आपकी हमारी बात आपको स्वीकार करनी होगी। अब कोई कहने से तो स्वीकार नहीं कर लेता, क्योंकि कहने से तो कोई भी राष्ट्र कह देगा कि मुझे भाई, हाँ भाई मैं गांव का सरपंच हूँ, मुझे स्वीकार करो, मैं सरपंच। तो मैं कहने से तो कोई सरपंच मानेगा नहीं। उसको अगर आपको वर्चस्व दुनिया में ताकत बताना है तो आपको बताना होगा कि आपको क्यों माने, आपको एहसास करवाना होगा कि हमें इसलिए माने कि मेरी सैन्य ताकत इतनी है, मुझे इसलिए माने कि मैं दुनिया का संपत्तिशाली देश हूँ, धनी देश हूँ। तो अमेरिका ने इस चौधराहट को, वर्चस्व को स्थापित करने के लिए कुछ प्रयास किए। उन कुछ प्रयासों में से एक प्रयास क्या था कि खाड़ी का प्रथम खाड़ी युद्ध 1991 के अंदर, इसकी अपन एक घटना जानते हैं। हुआ क्या प्रथम खाड़ी युद्ध में, प्रथम खाड़ी युद्ध इसको बोलते हैं 1991 के अंदर। प्रथम खाड़ी युद्ध के अंदर क्या हुआ कि इराक और कुवैत, 2 देश हैं, इराक और कुवैत। इस इराक ने कुवैत के ऊपर आक्रमण कर दिया, और उसके ऊपर इराक ने कब्जा कर लिया। खाड़ी के देश है। अब इराक के ऊपर, जब इराक ने कुवैत के ऊपर कब्जा कर लिया तो एक संगठन की चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि कब बन गया था, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को ही बना था, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं मैं कि दूसरे विश्व युद्ध जो समाप्त हो गया तो ये
बन गया था संगठन। अब यूएनओ जो था उसका काम था कि दुनिया में शांति बनाए रखना। अब अमेरिका का तो यूएनओ के ऊपर उस समय क्या था, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो यूएनओ के ऊपर अमेरिका का ज़बरदस्त प्रभाव था। वो निर्णय भी अपने अनुसार करवाने में सक्षम था, क्योंकि अधिकतर मुख्यालय जो है वो सारी यूएनओ के इसमें अमेरिका के अंदर ही है। तो अमेरिका ने क्या किया कि यूएनओ के माध्यम से यूएनओ ने इस जैसे इराक ने इसके कुवैत के ऊपर आक्रमण किया तो यूएनओ ने एक सेना बनाई। सेना बनाई किसके लिए? कुवैत की मुक्ति के लिए। 34 देश शामिल हुए। कितने देश शामिल हुए? 34 देश शामिल हुए। यूएनए ने एक सेना बनाई। किसके लिए बनाई सेना? सेना इसलिए बनाई कि इराक जो है वो कुवैत को क्या कर दे, मुक्त कर दे। अब ये जो सेना थी ना, कहने को तो इसमें कितने देश थे बच्चों? 34 देश थे, लेकिन इसके अंदर सैनिक जो थे ना वो 75% कौन से थे? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के, यूएसए के सैनिक थे। अब ये जो अमेरिका के सैनिक थे, अब ये सेना 34 देशों की है, लेकिन अधिकतर कौन है? अमेरिका के हैं। और इनका जो सैन्य कमांडर है वो भी कौन है? अमेरिका का है। इस प्रकार डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से ये सेना किसकी थी? अमेरिका की थी। अब अमेरिका को क्या साबित करना था कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी घटना हो जाए जहां पर जाके अपने को पंचायती करनी है, और उस पंचायती के अंदर या तो वो सामने वाले अपनी बात माने, नहीं माने तो उनको क्या करो? उनकी पिटाई करो, उनके ऊपर ऐसी ताकत का प्रयोग करो जिससे कि वो मान ले कि भाई अमेरिका दुनिया का एकमात्र सरपंच है, वो पंचायती करेगा, वो माननी पड़ेगी। तो अमेरिका को 1991 के बाद, क्योंकि ताज़ा ताज़ा सोवियत संघ का विघटन हो गया था, कोई चुनौती देने वाला संगठन या देश था नहीं, तो उसके लिए चुनौती अमेरिका के लिए मौका मिल गया कि अब अपनी ताकत का एहसास करवा दो। ये दो देश लड़ रहे हैं और इनके बीच में पंचायती करवाओ। अमेरिका ने यूएनओ के नेतृत्व में ये बनी सेना जो है इराक के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। इराक के ऊपर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के बाद इस ऑपरेशन जो था इसको यूएनओ ने एक नाम दिया था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्या नाम दिया था बच्चों? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। यूएनओ ने ये नाम दिया था। मैं नोट्स भी अभी आपको दिखाऊंगा, जिसको देख के आपको नोट्स भी बनाने हैं, तो स्क्रीन पर अभी नोट्स दिखाऊंगा। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया किसके नेतृत्व में? कहने को तो सेना किसकी थी? यूएनओ की थी। देश कितने शामिल थे? 34 देश शामिल थे। 75% सेना किसकी थी? अमेरिका की थी। अब ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो चलाया तो इराक को बहुत जल्दी इन्होंने क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। और किसको मुक्त करवा दिया? कुवैत को इन्होंने क्या करवा दिया? मुक्त करवा दिया। अब इस युद्ध के अंदर अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने बहुत से जो स्मार्ट बम थे उनका प्रयोग किया। स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। कंप्यूटर युद्ध कहा गया इसलिए इसको स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया। यानी देखो अमेरिका की और इराक की तो बहुत दूरी है। अब अमेरिका ने क्या किया? कंप्यूटर बमों का प्रयोग किया और बुरी तरह से उसको जल्दी ही इराक को तहस कुवैत को मुक्त करवा दिया। यह भी कहा गया एक कुवैत के अंदर जो है इराकी सेना ने बुरी तरह से अपनी हार स्वीकार कर ली थी, फिर भी अमेरिका ने लगातार बम उसके अंदर बरसाए। अब ये स्मार्ट बम का प्रयोग किया गया, इसलिए इस युद्ध को क्या बोल देते हैं? कंप्यूटर युद्ध भी बोल देते हैं। कंप्यूटर युद्ध बोल देते हैं। और जो इराक के उस समय राष्ट्रपति थे वो सद्दाम हुसैन थे। कौन थे? सद्दाम हुसैन। उसने एक बार तो चेतावनी दी थी कि भाई अब की बार अमेरिका तुम हमारे साथ लड़ रहे हो ना, ये आपकी 100 जंगों की एक जंग होगी। 100 जंगों की एक जंग होगी। 100 जंगों की एक जंग। उसने क्यों कहा? कि अमेरिका को कह दिया कि आप अपना अंतिम युद्ध लड़ रहे हो, हम आपको बुरी तरह हराएंगे। पर सद्दाम हुसैन साहब की बात के अंदर दम नहीं था और वो बुरी तरह से हार गए थे। तो ये पहला जो अमेरिका का था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इसके माध्यम से अमेरिका ने अपनी दादागिरी जो है सोवियत संघ के विघटन के बाद स्थापित करने के लिए पूरी दुनिया में एक पहला प्रयास किया और इराक को बुरी तरह से हरा दिया। इसमें अमेरिका का एक टारगेट और भी था, वही मुख्य टारगेट था जो था कि दुनिया को अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के बारे में बताना। एक तो मैंने बताया कि स्मार्ट बमों का प्रयोग किया, यानी उसने बता दिया कि भाई हमारे पास ऐसे बम हैं कि हम दुनिया के किसी भी कोने के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। एक उसने क्या किया? इसका टेलीविज़न पर प्रसारण और किया। टेलीविज़न पर प्रसारण किया। अब टेलीविज़न पर प्रसारण क्यों किया होगा इसका बच्चों? इसलिए किया ताकि दुनिया देखे कि हम ऐसे मारते हैं भगा भगा के। अब दुनिया देखेगी कि इन्होंने देखो भाई अमेरिका ने इराक को बुरी तरह से हरा दिया है,
तो अब दुनिया के अंदर एक खौफ पैदा करने के लिए, एक भय पैदा करने के लिए कि अमेरिका बहुत खतरनाक देश है, आप इसकी ताकत को स्वीकार करो, इसीलिए टीवी पर प्रसारण किया ना इस ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का। इसीलिए इसको वीडियो गेम वार भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वीडियो गेम वार भी बोल देते हैं। ये सारे के सारे भी नोट्स में स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो गेम वार भी बोल देते, यानी अमेरिका ने अपनी चौधराहट का जो था वो प्रथम खाड़ी युद्ध था, इसके माध्यम से नई विश्व व्यवस्था, क्या थी नई विश्व व्यवस्था? कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका द्वारा पूरी दुनिया के अंदर अपनी वर्चस्व की जो स्थापित करने का प्रयास था, उसको जॉर्ज बुश सीनियर वहाँ के राष्ट्रपति थे उस समय, उन्होंने नई विश्व व्यवस्था कहा। और नई विश्व व्यवस्था अपनी चौधराहट को, अपने वर्चस्व को, अपने हेजेमनी को स्थापित करने के लिए उन्होंने पहला प्रयास कौन सा किया? खाड़ी युद्ध किया। खाड़ी युद्ध में क्या था? इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया और कुवैत को मुक्त करवाने के लिए यूएनओ ने एक सेना गठित की। सेना में अधिकतर कौन थे? अमेरिका के सैनिक थे। ठीक है बच्चों, प्रथम खाड़ी युद्ध जो हुआ इस प्रकार उसकी कौन कौन सी घटनाएं थी कि एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत मुक्ति हेतु सैन्य अभियान चलाने की अनुमति दी, 34 देश थे, और अमेरिका के एक जनरल थे नॉर्मन श्वार्ज़कोव। इसको स्टेट पीसेस वाले और स्कूल लेक्चरर वाले विद्यार्थी भी इसको नोट करें, फैक्ट है इंपॉर्टेंट कि कौन था सैन्य जनरल, तो नॉर्मन श्वार्ज़कोव थे। और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म अभी मैंने आपको बताया। तो ये तो था इराक के ऊपर, इसको प्रथम खाड़ी युद्ध बोलते हैं कि इराक के ऊपर आक्रमण कर दिया था किसने? अमेरिका के यूएनओ के नेतृत्व में अमेरिकी सेना ने एक प्रकार से। फिर अमेरिका ने अपनी चौधराहट यहीं तक समाप्त थोड़ी होती है, उसने लगातार अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए दुनिया के बहुत से क्षेत्रों के अंदर हस्तक्षेप किया। उनमें से एक हस्तक्षेप और था बच्चों, यूगोस्लाविया पर नाटो की बमबारी। नाटो अपन ने पढ़ा था, पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, पश्चिमी यूरोप के अमेरिका के समर्थक, क्योंकि पूर्वी यूरोप तो सोवियत संघ का था, पूर्वी यूरोप वाला पार्ट किसका था? सोवियत संघ का पार्ट था। और ये पश्चिमी यूरोप वाला पार्ट किसका था? अमेरिका के शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के कब्जे के अंदर था। अब ये पश्चिमी यूरोप वाले जो देश थे, नाटो की सेना बनाई हुई थी, तो इसने क्या किया कि यूगोस्लाविया एक देश था, यूगोस्लाविया के अंदर क्या किया कि वहाँ का एक प्रांत था कोसाओ प्रांत था। अब इस कोसाओ प्रांत के अंदर इन्होंने क्या किया कि वहाँ कोसाओ प्रांत के कुछ लोग थे जो अल्बानियाई मूल के थे, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू की यूगोस्लाविया के अंदर, कोसाओ प्रांत के अंदर। उन्होंने जब ये युद्ध अपने देश के अंदर, अपने इस देश की सरकार के खिलाफ शुरू किया। अब देखो एक बड़े मजे की बात है, कोसाओ प्रांत किसका? यूगोस्लाविया का। वहाँ के लोग अपने देश की सरकार से मांग कर रहे हैं आज़ादी की। ठीक है, अब हस्तक्षेप कौन कर रहा है? अमेरिका का एक सैन्य संगठन है नाटो, वो कह रहा है भाई आपके जो ये लोग हैं ना, ये आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और यूगोस्लाविया की सरकार ने इनके ऊपर अपने कानून और व्यवस्था बनाने के लिए इसके ऊपर अटैक किया, उनके ऊपर उनका प्रयास किया, हमला किया। तो उसको दर्द हुआ अमेरिका को कि भैया यूगोस्लाविया की सरकार ने कोसावो के लोगों के ऊपर क्यों आक्रमण किया। अब इस दर्द का मानवीयता से कोई नाता नहीं था। एक प्रकार से किससे नाता था? नाता था सिर्फ कि अपने कोई देश अपने इंटरनल मामलों में भी कितना कमज़ोर है ये साबित कर देना कि दुनिया के अंदर जो है कोई भी जो राष्ट्र है वो अगर ऐसी गड़बड़ करेगा तो हम हस्तक्षेप करेंगे। नाटो की सेना ने आक्रमण किया और यूगोस्लाविया की सेना को क्या कर दिया? हरा दिया। और वहाँ की सरकार भी गिर गई थी बाद में, तो वहाँ की सरकार भी गिरा दी गई और एक नए सिरे से वहाँ पर सरकार का गठन किया गया। और कोसावो के ऊपर किसका अधिकार हो गया था? नाटो की सेना का, यानी एक प्रकार से अमेरिका का सेना का अधिकार हो गया। अब ये यूगोस्लाविया के ऊपर जो आक्रमण किया, यूगोस्लाविया पर नाटो की बमबारी 1999 की घटना है ये। तो क्या अमेरिका ने केवल इसलिए किया होगा कि भाई यूगोस्लाविया के वहाँ कोसावो के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या वहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है? केवल इसलिए नहीं किया होगा, केवल दुनिया के अंदर ये संदेश देने के लिए किया कि भाई दुनिया में कोई भी सरकार अगर गड़बड़ करेगी तो हम वहाँ पर क्या करेंगे? हस्तक्षेप करेंगे। ये अमेरिका की दादागिरी का एक क्या थी? शुरुआत थी। तो बच्चों आज के टॉपिक में अपन इतनी घटनाएं करेंगे। कल और कुछ घटनाएं हैं जो अमेरिका ने अपने वर्चस्व की स्थापित करने के लिए किया था। तो आज का वीडियो जो है इसके आप नोट्स बनाएंगे और इसको जो स्कूल लेक्चरर वगैरह वाले पीजीटी वाले हैं वो विद्यार्थी इसको जरूर सुनेंगे, कुछ फैक्ट अपने नोट भी करेंगे। तो कल और कुछ महत्वपूर्ण जो है, आज अपन ने ये व्यवस्था किया है, अमेरिका की कुछ घटनाएं की है, कुछ इसमें और करेंगे। फिर अंत तक जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों तक इसके ऑडियो पार्ट 2 और ऑडियो पार्ट 3 के अंदर इस अध्याय को अपन कंप्लीट करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ये ऑडियो, और आपने नोट्स बनाए होंगे तो कमेंट बॉक्स के अंदर किसी भी प्रकार के सुझाव हो तो आप ज़रूर दें। शिक्षक साथियों से भी विनम्र आग्रह है कि आप भी किसी प्रकार का इससे संबंधित सुझाव हो तो ज़रूर दें। लगातार चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।